हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने सिलेबस के बारे में जाना और पैटर्न के बारे में जाना। अब हम लोग अपने चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो बिहार बोर्ड में जो आपका जो चैप्टर्स हैं वो 16 चैप्टर है, जैसे कि आपको मालूम हुआ, पिछले वीडियो हमने बताया था। और पहला चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। तो उसी को लेकर के हम लोग अब चलेंगे, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट यानी फर्स्ट चैप्टर ऑफ सॉलिड फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, चैप्टर 1। सॉलिड स्टेट हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। कितना मार्क देगा? 4 मार्क देगा आपको। तो नाम से लगता है कि छोटा चैप्टर होगा, लेकिन जब इसके अंदर में आप जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे एकदम नए नए टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम लोग, चूंकि चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, तो एक बार इसको भी जानना चाहिए कि सॉलिड क्या है। एक बार वहीं से हम लोग इसको लेके चलें तो अच्छा रहेगा। तो जानिए ठोस क्या है। ठोस क्या है, सबसे पहले यही मन में सवाल आपको आया होगा कि इसको परिभाषित करना चाहिए। तो इसको हमने परिभाषित इंग्लिश में भी लिख दीजिए, व्हाट इज सॉलिड। ठोस क्या है? तो वह पदार्थ, इसका परिभाषा क्या लिखिएगा? वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। उसे ठोस कहते हैं। यह परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आए हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन, तो इसमें दो बात आ रहा है, एक आकार और दूसरा आयतन। इस पर आपको फोकस करना है कि आकार क्या होता है। तो आकार के बारे में आपको पता ही है, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, आयताकार, यानी किसी भी हेक्सागोनल हो, पेंटागोनल हो, ये मैं किसी का शेप बता रहा है। इंग्लिश में इसको शेप कहते हैं। तो हर ठोस पदार्थ का अपना एक शेप होता है। और आप देखिए, जैसे अभी आपका ये डिजिटल बोर्ड ही है, तो यह आयताकार है। तो अब हमेशा ही आयताकार ही है, इसी रूप में रहेगा। ऐसा नहीं कि कल ही गोलाकार हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए हर ठोस पदार्थ का अपना आकार जो होता है वो निश्चित होता है। अब बात करते हैं आयतन पर। आयतन क्या होता है कि जो वस्तु जितना स्थान छेकता है वह उसका आयतन कहलाता है। तो आप देखिए, जितना भी ठोस पदार्थ है, अगर उसको आप कहीं भी रखिएगा, आप इस डिजिटल बोर्ड को ही उठा के हम दूसरे जगह भी लगाएंगे, तो जितना जगह यहाँ ही कवर किया है उतना ही जगह दूसरे जगह कवर करेगा। और यह इसी तरह सभी ठोस पर आप नजर दौड़ाइए तो सब में इसी तरह का कैरेक्टर आएगा। तो इसलिए इसके डिफिनेशन में ये रखा गया है कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। चलिए, अब ठोस, अभी जो इसका एग्जाम्पल की बात करें, आप जहां भी जिस भी परिवेश में रह रहे हैं, तो आप देखिए आपके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जो पदार्थ है वह आपको ठोस अवस्था में ही मिलेगा। आपके घर में हो, किचन हो, कहीं भी आप रूम में है, जहां भी है, तो आपके आसपास ज्यादातर पदार्थ आपको ठोस अवस्था में ही मिलेगा। तो इसलिए इसमें एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री यहाँ पढ़ रहे हैं तो
केमिस्ट्री से ही कनेक्टेड कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लोहा लिख देते हैं, संकेते में लिख लीजिए, कॉपर लिख लिए, अल्मोनियम लिख लिए। अगर कुछ कंपाउंड में जाइएगा तो NaCl लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड लिख लीजिए, शुगर चीनी लिख लीजिए। तो ये सब क्या है, इट दुनिया में हमने कह दिया कि सबसे ज्यादा जो पदार्थ है वो आपको ठोस अवस्था में ही मिलेगा, क्योंकि ठोस अवस्था में पदार्थ आपके आसपास आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इन कंपेरिजन टू लिक्विड, फिर इन कंपेरिजन टू गैस, यानी इस तरह से तो ठोस की कमी नहीं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग ठोस, इतने बड़े ठोस की संख्या है तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का कोई तो आधार होगा। तो हमारे जो केमिस्ट्री के जो विद्वान है, केमिस्ट लोग जो है, उसको दो आधार पर बांटे। कितने आधार पर? दो आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन की आप बात करें, अगला लेक्चर अब आपके साथ आ रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोस का वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण। तब ठोस जो है इसको हम दो आधार पर बांटेंगे, यानी ठोस को दो आधार पर बांटा जा सकता है। ठोस को दो आधार पर बांटा जा सकता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो दो आधार हो गया, एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आप नोट कर लें इसको, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर आप मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को देख करके इस बांटा गया है। मॉलिक्यूल्स किस तरह से व्यवस्थित है सॉलिड में, इसको देख करके क्लासिफिकेशन किया गया है। और ये केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के क्लास किया, मतलब डिवीजन किया गया है। तो चलिए हम लोग अब बारी बारी से फिर दोनों को डील करेंगे। पहला लेक्चर जो है हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसका हिंदी भी लिखेंगे। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या कहते हैं? आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर। तो इस आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? चलिए लिखिए, इस आधार पर ठोस को
को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। अब वो भाग कौन है, तो रोमन में हम ले लेंगे, क्योंकि इसको हमने नेचुरल नंबर में लिया है। तो पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हिंदी में कहते हैं रवेदार ठोस। और दूसरा हो गया नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेरवेदार ठोस। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर ठोस को दो भाग में बांटे। पहला का नाम हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी में हो गया रवेदार ठोस। और दूसरा हो गया नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, और हिंदी में हो गया बेरवेदार ठोस। तो अब ये दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी जानेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी जानेंगे। जब ये दोनों को जान देंगे तब ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर आपका पढ़ाई पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसको दो भाग में हम लोग दो भाग में बांटे हैं, तो दोनों को डिटेल में पढ़ना होगा। चलिए नोट कर लिए होंगे। सबसे पहला क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हिंदी में क्या है, रवेदार ठोस। तो इसका सबसे पहले परिभाषा आपको मिलेगा। परिभाषा क्या दीजिएगा, वह पदार्थ, यानी वे ठोस, चूंकि इसमें अब ठोस की बात हो रही है तो हम लोग पदार्थ से हट के चूंकि ठोस में आ गए। क्योंकि पदार्थ का तो बहुत सारे आपको पता है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो सब नहीं लेकर के हम लोग अब इस चूंकि सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर दिए हैं, तो वे वह ठोस पदार्थ जिसमें वह ठोस पदार्थ जिसमें परमाणु, अणु या आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, उसे नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तथा एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए, तथा उसका ज्योमेट्री निश्चित होता है। उसे रवेदार ठोस कहते हैं। रवेदार ठोस कहते हैं। यह परिभाषा हो गया। वह ठोस पदार्थ मतलब इंडिकेट कर रहा है, फोकस कर रहा है, सभी ठोस पदार्थ इसमें नहीं आएगा। वह ठोस पदार्थ, गौर कीजिए, कहता है वह ठोस पदार्थ जिसमें परमाणु, दूसरा टर्म है अणु, और तीसरा टर्म है आयन। पदार्थ है तो चाहे तो परमाणु से मिलके बना होगा, या अणु से मिलके बना होगा, या आयन से मिलके बना होगा। तो उसके बारे में क्या कह रहा है
कि नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो इस पर हम लोग को फोकस कर लेना है। नियमित किसको कहते हैं, मतलब नियमित टर्म को समझना होगा। नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, तथा दूसरा टर्म है कि उसका ज्योमेट्री निश्चित होता है। ये ज्योमेट्री निश्चित होता है। यह दो बातों को लेकर के इसमें परिभाषा मिला आपको। तो नियमित क्या होता है, तो अब उसको हम लोग समझें। नियमित कैसे, क्या मतलब, जैसे आप देखिए ये एटम क्या होता है, गोलाकार होता है, सबको पता ही है। अब इसी पर एटम आप रखते जाइएगा, इस तरह से रखते जाइएगा तो क्या होगा। आप देखिए लाइन में, देखिए एक लाइन में अगर आप 5 गोला लिए, 1 2 3 4 5, सब में वही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी एक पैटर्न पर ये सजा हुआ है, एक नियम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर एक निश्चित पैटर्न पर सजा होगा तो उसको नियमित कहा जाएगा। हो सकता है कि सभी लाइन में गोला आपको नहीं भी रहे, समान नहीं रहे, तो अब जैसे दूसरा नियमित आपको समझना है। जैसे ये देखिए, जैसे एक लाइन में आपने 4 गोला 5 गोला लिया, फिर दूसरे लाइन में आप 4 गोला लिए, फिर तीसरे लाइन में आप 4 गोला ले लिए, फिर 3 गोला ले लिए। तो इस तरह से यह भी एक पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है, यह भी एक पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है। तो जब कोई खास पैटर्न को फॉलो किया गया हो, माने इस तरह का व्यवस्था हो, जिसमें अगर मान लेते हैं इस टर्म को अगर हम ए मान लेते हैं, तो ये बी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया। इसमें क्या था, ए चूंकि सब में सिमिलर था गोला, तो ये देखिए, या तो देखिए यह भी नियमित पैटर्न हो गया और यह भी नियमित पैटर्न हो गया। मतलब नियमित पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि एक खास पैटर्न पर अगर सजा होगा तो उसको नियमित कहा जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम इसमें और अगर थोड़ा सा आप देखिए, ये देखिए, जैसे इसमें ले लिए 5 गोला ले लिए, फिर 4 गोला ले लिए, फिर 3 गोला ले लिए। तो अब देखिए यहाँ 3 क्रम आ रहा है, ए बी सी। तो यह भी, इसको भी नियमित कहा जाएगा, इसको भी क्या कहा जाएगा, नियमित। इस तरह से पैटर्न को जो फॉलो करेगा, किसी पैटर्न को फॉलो करेगा, यानी किसी खास पैटर्न पर अगर अणु परमाणु सजा होगा तो नियमित कहलाएगा। चलिए, नियमित समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यह देखेंगे कि इसका जो ज्योमेट्री की बात हो रही है कि निश्चित होता है। निश्चित क्यों, इस बात को लेकर के फोकस किया गया, क्योंकि अब देखिए कोई भी ठोस वस्तु है, मान लेते हैं, चलिए हम जो कोई इस तरह का कोई वस्तु ले लिए, ये ठोस वस्तु है। तो इसमें जो एटम्स है, देखिए इसमें जो एटम्स है, आपस में जो एटम्स कनेक्टेड है, तो इसमें काफी फोर्स है। ये सारे एटम एक दूसरे से काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं और इसी कारण इसके एटम में स्वतः अपने आप जो है वो हटेगा नहीं, एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहता है, जिसके कारण उसका ज्योमेट्री निश्चित होता है। प्रत्येक ठोस में इस तरह की बात होती है। लेकिन यह बात हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर ही करेंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है वो फोर्स काफी मजबूत होता है, जिसके कारण उसके एटम्स अपने जगह पर, अपने पॉइंट पर बने रहते हैं और ज्योमेट्री निश्चित होता है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल आपके नॉलेज में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक से ले लेते हैं। एनसीईआरटी में जो दिया जाता है उस वह ज़्यादा माने रखता है, क्योंकि आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है तो टेक्स्ट बुक से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखते हैं कि रहता ही है। तो इसमें जैसे हीरा आ गया, ग्रेफाइट आ गया, क्वार्ट्ज आ गया, ये सब ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे जितने भी धातु के लवण है, जैसे NaCl,
KCl, कोई भी सल्फेट लवण हो वो भी आप ले सकते हैं, CaSO4, कोई भी कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड दिमाग में रखना है कि अगर आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड उसमें मौजूद है, तो उसमें निश्चित रूप से जो आयन होगा या परमाणु होगा वो एक निश्चित क्रम में सजा होगा। तो ऐसे सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो पहला कुछ एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक से आपको लेना होगा, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत है। NaCl, KCl, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी नाइट्रेट ले सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इस तरह से एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं, एग्जाम्पल 2-4 को देना चाहिए। अगर आप चूँकि एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो कभी कभी आपको उसके वजह से नंबर भी कटने का चांस रहता है, इसलिए जब अभी डिफिनेशन कोई पूछता है तो उसमें एग्जाम्पल देना चाहिए। चलिए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपने परिभाषा पढ़ लिया, इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग अपने दृष्टिकोण से कुछ कैरेक्टर उसमें होना चाहिए जिसके आधार पर हम लोग उसको पहचान पाए। तो इसके लिए कैरेक्टर आपको पढ़ाएंगे कि इसकी विशेषता पढ़ाएंगे, जिससे आपको कुछ आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषता पढ़ें। क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषताएं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषताएं को हम लोग पॉइंट में पढ़ लें। पहला जो विशेषता है अपने परिभाषा से आपको मिला है कि परिभाषा में आपने पढ़ा कि इसमें परमाणु, अणु या आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो यही आप विशेषता में लिख दीजिए, इसमें परमाणु, अणु या आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या है, इसमें परमाणु, अणु या आयन नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा इसमें क्या है, इसे प्लेन सरफेस में ब्रेक या कट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप क्या ले लिए, इसे प्लेन सरफेस में ब्रेक या कट किया जा सकता है। सी में इसे डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये भी पॉइंट हो गया 3 नंबर। डिफॉर्म मतलब ज्योमेट्री में चेंजिंग करना। ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना। कट माने क्या होता है, काटना। चलिए इस पर हम लोग फिर एक बार रिपीट करेंगे, सारी चीज को समझाएंगे। पहले आप पॉइंट आउट कर लीजिए। 3 नंबर में लिखेंगे, ये एन आइसोट्रोपिक होते हैं।
इसको हिंदी में कहते हैं विषम दैशिक। ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। ई में लिखिएगा इनके द्रवनांक अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, अधिक होते हैं। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है और ये अधिक भी होते हैं, हाई होते हैं। एक पॉइंट और इसे दे दीजिए, ये ट्रू सॉलिड, हिंदी में वास्तविक ठोस कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये 6 पॉइंट आ गया। और अगर परीक्षा में पूछता है तो 4 कैरेक्टर भी अगर लिखते हैं तो काफ़ी होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आने का चांस होता है। तो इसमें कैरेक्टर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आपका मजबूत होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। इसलिए अगर मटेरियल ज़्यादा मिले तो इसको अच्छा समझना चाहिए, अच्छा से उसको तैयारी कीजिए। ये नहीं कि 2 पॉइंट पढ़ लिया बाकी को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो अब इसमें क्या है कि हम लोग एक बार सबको रिवाइज कर लें इस टॉपिक को। इसमें क्या है, पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, इसमें परमाणु अणु या आयन नियमित होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बताया था कुछ देर पहले। आपने देखा कि एक खास पैटर्न पर परमाणु अणु या आयन सजा हुआ है तो उसको नियमित व्यवस्था माना जाता है। और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें इस तरह की कैरेक्टर मौजूद होता है। व्यवस्था जो होता है, उसके अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो नियमित होती है। चलिए, अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, इसे प्लेन सरफेस में, प्लेन सरफेस, देखिए प्लेन सरफेस की बात आ रही है। प्लेन सरफेस में ब्रेक या कट, ब्रेक या कट किया जा सकता है। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत अभी आपने देखा कि हीरा भी था। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, इतनी मजबूत होती है। तो जिसको आप तोड़ सकते हैं तो वो कौन है? अगर आप पेंसिल में, चूंकि सबको पता है ग्रेफाइट का इसमें रहता है छड़, तो पतला छड़ होता है ग्रेफाइट का, आप उसको निकाल लीजिएगा। अगर निकाली, जैसे ग्रेफाइट की छड़ को निकालिएगा तो इस तरह से आपको मिलेगा। और इसको अगर तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, ये बिल्कुल प्लेन में टूट जाएगा, बिल्कुल एकदम प्लेन में टूट जाएगा। तो इससे इसी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो जिस ठोस पदार्थ को आप ब्रेक कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं, तो उसको तो आप तोड़ करके देख सकते हैं कि भाई अगर टूट गया प्लेन सरफेस में तो आप उसको अंडर क्रिस्टलाइन मान लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो इतना कठोर होते हैं, कितना मजबूत होते हैं कि तोड़ नहीं सकते हैं, तो काट सकते हैं। तो काटने के बाद भी अगर उसका प्लेन, वो देख रहा है कि प्लेन सरफेस में कट रहा है, उसके मोलिकुलर स्टडी को देखने के बाद पता चलता है। ये बात आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, उसके मोलिकुलर स्टडी को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से डिवाइड हुआ है। तो उस आधार पर वो काटने के बाद पता चलेगा कि वो प्लेन सरफेस में कटा है या नहीं कटा है। तो इस तरह से जो प्लेन सरफेस में कट जाए या प्लेन सरफेस में टूट जाए वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, दूसरा बात आ गया, इसमें तीसरा बात आ रहा है डिफॉर्म। ये डिफॉर्म शब्द का मतलब, डिफॉर्म क्या होता है? डिफॉर्म का मतलब होता है उसके ज्योमेट्री में चेंजिंग कर देना। अगर कोई ठोस पदार्थ है, अगर आप कोई ठोस पदार्थ है, इस पर आप बाहर से बल लगा दो, बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा दिए, अब अगर ये इस तरह का कुछ हो गया, इस तरह का बन गया, डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक यह भी कैरेक्टर है
किसे आप डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके ज्योमेट्री में आप कोई चेंजिंग नहीं ला सकते हैं। हाँ, अगर उसके उसके मेल्टिंग पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट पर आप काम कीजिएगा तो फिर उसकी अवस्था को चेंज कर दीजिएगा, वो बात अलग होगी। लेकिन जो मूल अवस्था जो है ठोस अवस्था, उसके अवस्था के उसके ज्योमेट्री के या उसके माने आकार को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए, डिफॉर्म का मतलब यही हो गया, उसके चेंज इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। हाँ, तो चलिए, अभी आपने देखा कि डिफॉर्म समझाया गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो टर्म आ रहा है डी नंबर, इसको हम लोग समझें। इसमें क्या कहता है, ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए, ग्राफ तो सबको पता होगा, ग्राफ तो आप लोग खींचते ही हैं, तो ग्राफे पर हम लोग इसको समझ लें। एक्स वाई जेड। अब क्या है, एक्स एक्सिस में भी एटम सजा हुआ है। देखिए, एक्स एक्सिस में भी एटम सजा हुआ है, वाई एक्सिस में भी एटम सजा हुआ है, और जेड एक्सिस में भी सजा हुआ है। ये जेड एक्सिस में भी सजा हुआ है। तो अगर ये सजावट, सबसे पहले जान लीजिए कि ये सजावट तो नियमित होगा, चाहे एक्सिस एक्स हो, वाई हो, जेड हो। लेकिन इसमें क्या है कि अगर सजावट में अब उसके रिजिडिटी को लेकर के भी बात आ सकती है कि रिजिडिटी इक्वल है कि नहीं तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड। तो तीनों में क्या होगा, इसके क्रम में, इसके सजावट का जो नियमित जो क्रम होता है, रेगुलरिटी क्रम जो होता है, नियमित होगा, लेकिन उसका क्रम हो सकता है अलग अलग आ जाए। जैसे एक्स का, अगर एक्स बराबर वाई है, मान लीजिए एक्स बराबर वाई और वाई बराबर जेड, तब इसको हम आइसोट्रोपिक कह देंगे, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस में सिमिलर रूप से एक ही क्रम को पालन कर रहा है और वो अनियमित है, तो इसी को हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये एन आइसोट्रोपिक है। इसमें क्या कंडीशन है, तो एक्स एक्स मान लीजिए एक्स बराबर वाई है, यानी दो एक्सिस इक्वली रूप से अरेंज है, लेकिन जेड अरेंज नहीं है, जेड कुछ चेंज है, जेड में चेंजिंग है, एक्स वाई बराबर है, जेड में चेंजिंग है। तो इस तरह को अगर कोई अरेंजमेंट है किसी भी सॉलिड में जिसको तीनों एक्सिस में सिमिलर नहीं है, तो उसको हम एन आइसोट्रॉपिक कहेंगे। तो याद रखना पड़ेगा, अगर तीनों एक्सिस में एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस में एटम्स की जो सजावट है वो बिल्कुल एक जैसा है, एक समान है, और उसमें किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोट्रॉपिक कह देंगे। मतलब उसका जो क्रम है वो तीनों एक्सिस में मैंने सिमिलर रूप से है। लेकिन अगर वही डिसिमिलर है, एन आइसोट्रॉपिक हो जाएगा। डिसिमिलर है तो क्या होगा, एन आइसोट्रॉपिक। तो चलिए, ये हो गया, यह अगर इस तरह का है तो एन आइसोट्रॉपिक होगा। हो सकता है इसमें एक्स नॉट इक्वल वाई, फिर वाई नॉट इक्वल टू जेड हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर तीनों में से कोई एक्सिस इक्वल नहीं है तो भी एनाइसोट्रॉपिक। लेकिन अगर एक्स बराबर वाई और वाई बराबर जेड है तो ये आइसोट्रॉपिक हो गया। ये क्या हो गया, आइसोट्रॉपिक। और ये दोनों क्या हो गया, एन आइसोट्रॉपिक। तो इस तरह से आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें एटम्स के सजावट को लेकर के ये बात आता है, एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक। अगला पॉइंट है ई नंबर में, इसको इसमें तो सबको पता है, द्रव्यमांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। आपको 3000 3500, जैसे हीरा ग्रेफाइट सबका देखिएगा तो 3500 3600 के आसपास मिलेगा। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड सबका देखिएगा तो 800 850 इस सब से, यानी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको पता ही होगा, जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू करता है
उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं और प्रत्येक क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। फिर अगला पॉइंट है ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड क्या है? वास्तविक ठोस। वास्तविक ठोस क्यों कहा गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड को वास्तविक ठोस क्यों कहते हैं? क्योंकि ठोस का जो मूल कैरेक्टर है, ठोस की जो विशेषताएं आप पढ़े होंगे इसके जूनियर क्लास में, तो उसमें आप देखे होंगे उसका जो विशेषता है, उसमें परमाणु अणु आयन काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें उसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, उसमें इंटर एटॉमिक गैप नहीं होता है, इंटर मोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। तो इस तरह का जो कैरेक्टर आप जो पढ़े थे ठोस की विशेषता में, वो सारे कैरेक्टर को क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉलो करता है। इसी कारण यह इसमें इसको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, वास्तविक ठोस का कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में आ गया होगा। अब नए लेक्चर में हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ेंगे।